सुबह सुबह अन्ना की नींद तब खुलती है जब उसका बेटा जेन उसके बिस्तर पर आकर बैठ जाता है। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ स्विमिंग पूल में डाइविंग करना चाहता है, लेकिन अन्ना उसे याद दिलाती है कि उसे काम पर जाना है और जेन को किंडरगार्टन जाना है। उसी वक्त अन्ना को बहुत तेज गरज सुनाई देती है तो वह खिड़की के पास जाकर देखती है। जोरों की बारिश हो रही होती है और सड़क पर पानी भरने लगा है, लेकिन अन्ना को लगता है कि हालात इतने बुरे नहीं हैं। वह नाश्ता बनाना शुरू करती है और जेन की शरारतों से परेशान होती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है जो हालात के बारे में पूछती है, लेकिन अन्ना उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक रहेगा। खाना बनाते समय अन्ना को पानी की एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह सोचती है कि शायद बाथरूम से आ रही है। जैसे ही वह मुड़ती है वह फर्श पर फैले पानी को देखकर सन्न रह जाती है। शहर में इतनी बाढ़ आ चुकी होती है कि पानी उसके अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट ऑफिस की घोषणा होती है कि 7 इमारतों में पानी दूसरी मंजिल तक और 3 इमारतों में तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। सभी प्रभावित निवासियों को ऊपरी मंजिलों पर जाने का आदेश दिया जाता है। उसी समय उसकी कंपनी के एक सिक्योरिटी एजेंट का फोन आता है जो बताता है कि वह उसे बचाने आ रहा है। वह अन्ना से कहता है कि पैकिंग में समय बर्बाद न करे, बस जेन को लेकर ऊपर चली जाए। अचानक कॉल कट जाती है और इमारत की बिजली चली जाती है। जब वे अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सभी पड़ोसी सूटकेस लेकर अपने घर छोड़ रहे हैं। अन्ना उन्हें चकमा देती हुई तेजी से कॉरिडोर में दौड़ती है ताकि जल्द से जल्द सीढ़ियों तक पहुंच सके, लेकिन वहां एक बड़ी भीड़ सीढ़ियों को पूरी तरह जाम किए खड़ी होती है। हताश होकर अन्ना कॉरिडोर के दूसरी तरफ दौड़ती है और देखती है कि आसपास की सारी इमारतों का हाल भी वैसा ही है। वह इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंचती है और ऊपर चढ़ना शुरू करती है। एक और मंजिल पर कॉरिडोर में चलते हुए वह देखती है कि कुछ लोग बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के अपार्टमेंट में घुस रहे हैं। तभी वह अपना नाम सुनती है और पास ही कंपनी का सिक्योरिटी एजेंट हीजो उसे ढूंढता हुआ दिखाई देता है। वह उसकी तरफ दौड़ना चाहती है, लेकिन तभी देखती है कि जेन भीड़ के पीछे पीछे एक अपार्टमेंट में चला गया है। अन्ना अंदर जाती है और बेटे को ढूंढते ढूंढते अचानक जम जाती है, क्योंकि खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई देती है। लहर खिड़की तोड़ देती है और कई लोगों को बहा ले जाती है। अपार्टमेंट पूरी तरह पानी से भर जाता है। वह दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। कोशिश करते करते वह खुद भी बेहोश हो जाती है। तभी सिक्योरिटी एजेंट हीजो दरवाजा खोलता है, अन्ना को होश में लाता है और दोनों को बाहर निकालता है। वे तैरते हुए ऊपर आते हैं और बालकनी की रेलिंग पार करके फिर से कॉरिडोर में पहुंचते हैं। हीजो जेन को सीपीआर देता है, जिससे उसे होश आ जाता है। ऊपर जाते हुए हीजो बताता है कि कंपनी का हेलीकॉप्टर रास्ते में है। वह यह भी बताता है कि 3 घंटे पहले एक एस्टेरॉयड अंटार्कटिका से टकराया था, जिससे बर्फ पिघलकर समुद्री पानी के साथ उत्तर की ओर आ रही है। सरकार को यह पता था, लेकिन कुछ कर न पाने की वजह से उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि आज मानवता का अंत हो जाएगा। अन्ना यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। हीजो बताता है कि उसकी कंपनी सिर्फ एक एआई लैब नहीं है, उसका असली काम एक नई मानव जाति बनाना है। इमोशन इंजन पर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, अन्ना और उसका बॉस, जो बाढ़ में अपने बच्चे के साथ मर गया। अन्ना कहती है कि इमोशन इंजन अभी टेस्टिंग फेज में था, लेकिन हीजो कहता है कि बाकी टीमें अपना काम पूरा कर चुकी हैं। मानव जैसे शरीर तैयार हैं जिनमें बुद्धि और प्रजनन की क्षमता है, बस भावनाएं चाहिए। हीजो बालकनी की रेलिंग पर चढ़कर अगली मंजिल पर जाने की कोशिश करता है। अन्ना जेन को उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन बच्चा मां को छोड़ना नहीं चाहता और छटपटाता है, जिससे अन्ना पानी में गिर जाती है। कुछ असर के बाद जब वो बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। धूप निकल आई होती है और तूफान थम गया होता है। हीजो बताता है कि अन्ना को शेल्टर ले जाया जाएगा, लेकिन जेन साथ नहीं जा सकता। तभी आसमान फिर काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी तेजी से बढ़ने लगता है। तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागते हैं। रास्ते में अन्ना एक गर्भवती जोड़े को मदद मांगते देखती है, लेकिन हीजो उसे अनदेखा करने को कहता है। जेन पूछता है कि क्या मां को भी गर्भ में ऐसा ही लगा था। यह सवाल अन्ना को तोड़ देता है और वह रो पड़ती है। जब हीजो उसे संभालने की कोशिश करता है तो वह गुस्से में कहती है कि वह अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। वे छत पर पहुंचते हैं जहां हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा होता है। हीजो निर्देश पढ़ता है, मानव विलुप्ति रोकना प्राथमिकता है, इसलिए अन्ना को तुरंत लैब जाकर इमोशन इंजन पूरा करना होगा। सिक्योरिटी टीम जेन को न्यूमैन 77 कहकर हथकड़ी लगा लेती है और अन्ना से अलग कर देती है। अन्ना बेबस होकर रोती है और हीजो से मदद मांगती है। तभी हीजो खुलासा करता है कि उसका बॉस ह्यानमो मरा नहीं है, वह अपने बच्चे के साथ भाग जाती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को छोड़ने से बेहतर मौत को स्वीकार करना चाहती है। आदमी जेन को इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और उसके बाल मुंडाना शुरू कर देते हैं। अन्ना घबरा जाती है और रहम की भीख मांगती है। वह उनसे विनती करती है कि कम से कम शेल्टर तक पहुंचने तक उसे जेन के साथ रहने दें। गार्ड उसे बताते हैं कि कोई शेल्टर है ही नहीं और उसी पल हीजो को गोली मार देते हैं। तब पता चलता है कि यहाँ सबको मरना है और सिर्फ अन्ना को भागने की अनुमति है। आखिरकार अन्ना
जेन को अलविदा कहती है। आदमी उसका सिर काटकर उसके डेटा को निकालते हैं और उसे एक बॉक्स में रख देते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, सिर्फ पायलट, वह बॉक्स और अन्ना के साथ। तभी अन्ना को एहसास होता है कि उसकी जेब में जेन के गॉगल्स हैं। जैसे जैसे भयानक तूफान पूरी धरती को डुबो देता है, 7 रॉकेट पृथ्वी से उड़ते हैं जिनमें प्रोजेक्ट के बचे हुए वैज्ञानिक होते हैं। डायरेक्टर हुईसो द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक संदेश बताता है कि 15 मिनट में हजारों उल्काखंड पृथ्वी पर गिरेंगे और ज्यादातर जीवन नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों और रॉकेट्स को प्रोजेक्ट पूरा करना होगा ताकि मानवता विकसित होकर जीवित रह सके। टीम अब इंसानी शरीर प्रिंट कर सकती है, उन्हें सिर्फ भावनाओं की जरूरत है। लक्ष्य है एक माँ और एक बच्चे को लेकर एक समाज शुरू करना। बच्चा पहले ही तैयार है, बस माँ को पूरा करना बाकी है। अन्ना सुझाव देती है कि एक सिमुलेशन शुरू किया जाए जिसमें माँ को बार बार अपने बच्चे को बचाने के लिए कठिन हालातों से गुजरना पड़े। इस तरह कम समय में सारी जरूरी भावनाएं इकट्ठा की जा सकती हैं। जब उल्काखंड रॉकेट से टकराने ही वाले होते हैं, अन्ना सिमुलेशन से जुड़ जाती है और बिस्तर पर जागती है। इस बार अपार्टमेंट में पहले से ही पानी भर रहा होता है और उसे हीजो का वही कॉल आता है कि वे उन्हें लेने आ रहे हैं। अन्ना को ह्यानमो से हुई बातचीत याद आती है और उसे समझ आ जाता है कि गार्ड जेन को छीन लेंगे। दवा उठाने के बाद अन्ना जेन से कहती है कि वह आज्ञाकारी रहे और किसी अजनबी के पीछे न जाए। जेन रोने लगता है और उसे झूठा कहता है, यह पूछते हुए कि वह हर दिन 6 साल का ही क्यों रहता है। उसकी बातों को अनसुना कर अन्ना उसे उठाती है और सीढ़ियों की ओर दौड़ती है, लेकिन दोनों तरफ भीड़ भरी होती है। उसी पल एक विशाल लहर इमारत से टकराती है। अन्ना जेन को कसकर पकड़ती है और सतह तक तैर जाती है। वह जेन को रेलिंग पार करवाकर कॉरिडोर में चढ़ाती है और खुद भी ऊपर आती है, लेकिन उसे लड़का कहीं दिखाई नहीं देता। अन्ना कॉरिडोर में दौड़ती है, तभी एक और बड़ी लहर टकराती है। वह इमारतों के बीच भरे पानी को देखती है और जेन को तैरते हुए देख लेती है। वह पानी में कूदती है, लेकिन तेज धार के कारण उस तक पहुंच नहीं पाती। आसमान में हेलीकॉप्टर देखकर उसे पिछला सिमुलेशन याद आता है और वह अपनी जेब में पड़े जेन के गॉगल्स को महसूस करती है। तभी पीछे से तैरती हुई एक कार उससे टकराती है, उसकी मौत हो जाती है और सिमुलेशन रीसेट हो जाता है। कुछ समय बाद हिजो अन्ना को होश में लाने के लिए सीने पर दबाव देता है। उसकी शर्ट पर 787 लिखा होता है, यानी यह 787वीं बार है जब वह सिमुलेशन में असफल हुई है। हिजो उसे एक तस्वीर दिखाता है जिससे पता चलता है कि जेन भीड़ के पीछे गया था और पानी में जो बच्चा था वह जेन नहीं था। अन्ना तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। जब हिजो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसकी बंदूक छीनकर जमीन पर गोली चलाती है और जवाब मांगती है। अब यह सिमुलेशन नंबर 407 है। वह ऊपर जाकर क्लीनिंग क्लोसेट से पोछा लेती है, उसे तोड़कर हैंडल बनाती है और उससे लिफ्ट खोलने में सफल हो जाती है। जीसू बाहर तैर आती है और दोनों अगली मंजिल पर जाती हैं। वे एक अपार्टमेंट से सूखे कपड़े लेती हैं। जीसू बताती है कि उसने लुटेरों को एक बच्चे के बारे में बात करते सुना था। अन्ना उस दिशा में दौड़ती है, लेकिन याद आता है कि पिछली बार लुटेरों ने उसे मार दिया था। इस बार वह चुपके से जाती है, लेकिन आदमी उसे देख लेते हैं। वह जेन के बारे में पूछती है, मगर वे अनदेखा करके जाने लगते हैं। तभी दूसरी बालकनी से हिजो उसे आवाज देता है। अन्ना ध्यान दिलाने की कोशिश करती है तो लुटेरे उसे वापस खींच लेते हैं। अपार्टमेंट के मालिक बेहोश पड़े होते हैं। अन्ना अपने पकड़ने वाले को लात मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अलमारी से पटककर गला दबाने लगता है। वह लगभग मर जाती है और सिमुलेशन रीसेट होने वाला होता है। तभी अलमारी से गिरी एक हथौड़ी उसे मिल जाती है और वह उससे हमलावर के सिर पर वार करती है, लेकिन दूसरा लुटेरा उसे खींच लेता है और दोनों उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। अचानक दरवाजे पर जीसू और हिजो आ जाते हैं। हिजो आसानी से लुटेरों को काबू में कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर भी अन्ना को जेन की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसे याद आता है कि उसने जेन को घर की बनी दवा दी थी। अपार्टमेंट के मालिक उसे बची हुई दवा की बोतल देते हैं। अन्ना जीसू को अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि यह अपार्टमेंट जल्द डूब जाएगा, लेकिन जीसू बताती है कि ये उसके दादा दादी हैं और वह उनके साथ ही रहेगी। सिमुलेशन 21,499 में अन्ना और हिजो फिर एजेंट्स के साथ गोलीबारी में फंस जाते हैं। हिजो कुछ अलग करने का फैसला करता है और वे खिड़की से निकलकर दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। कॉरिडोर में दौड़ते हुए हिजो एक एजेंट से आमने सामने लड़ता है और अन्ना को जेन को ढूंढने के लिए समय देने के लिए खुद रुक जाता है। छत पर एजेंट्स पास आ रहे होते हैं और एक विशाल लहर इमारत को ढकने वाली होती है। अन्ना जेन को उसके गॉगल्स देती है और तैरने को कहती है। वह पानी में कूद जाता है, जबकि एजेंट उसकी मां को पकड़ लेते हैं। वर्तमान में सिमुलेशन रीसेट होने वाला होता है। अन्ना एजेंट्स की पकड़ से छूटकर पानी में कूद जाती है और अपने बेटे के साथ जुड़ जाती है। डेटा के बीच गिरते हुए और पानी में तैरते हुए वह सतह पर आती है और जेन को एंटेना पकड़े देखती है। वह उसे कसकर गले लगाती है और कहती है कि वे साथ तैरेंगे। तभी एक लहर उन्हें नीचे ले जाती है। इसके बाद अन्ना ने जीसू की मदद की, गर्भवती महिला की सहायता की और अंत तक जेन के साथ रही। सिस्टम उसकी निस्वार्थता को पहचानता है और अंततः सिमुलेशन को सफल घोषित करता है। अन्ना और जेन के एआई को नए प्रिंटेड शरीरों में डालकर एक नए ग्रह पर भेज दिया जाता है ताकि वे मानवता की यादों के साथ एक नई सभ्यता शुरू कर सकें।